महरीन अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी। शहर की रोशनियों में घली हुई तन्हाई उसे घेरे हुए थी। दिसंबर की शाम थी और मौसम की सख्ती सिर्फ बाहर नहीं, इसके दिल में भी महसूस हो रही थी। शाम से ही आसमान पर सियाह बादलों का राज था, जो किसी भी वक्त एक तूफानी बारिश का पेश कीमा थे। महरीन इतनी गहरी सोचों में गुम थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब बारिश की पहली बूंदें शीशे से टकराने लगें। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जावेद। जावेद, जिससे उसने मोहब्बत की थी, जिसके लिए उसने दुनिया से जंग लड़ी थी और जिसकी निशानी अब उसके वजूद में परवान चढ़ रही थी। महरीन का जावेद से शादी का सफ़र हर कदम पर खारदार था। जावेद की वालदा रुकैया बेगम एक इंतहाई सख्त गिर और अपने बेटे की छोटी तनख्वाह पर ताने देने वाली खातून थीं। उनका बड़ा बेटा शायान बिरोन मलक रहकर पूरे खानदान की माली कफालत करता था और यही वजह थी कि घर पर रुकैया बेगम का राज था। वो शायान को सबसे ज्यादा अहमियत देते और जावेद को हमेशा कमतर महसूस कराते। महरीन एक मुतवस्सित तबके की पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी शादी के लिए उसके घर वाले भी राजी न थे, जब तक कि उसने खुदकशी की कोशिश नहीं की। इस सारी किश्मकश के बावजूद जावेद और महरीन की शादी हो गई। मोहब्बत की फतह का एक मुख्तसर सा लम्हाट जावेद के साथ उसके गुजारे हुए 3 साल महरीन के लिए किसी ख्वाब से कम न थे। खुसूसन वो आखिरी रात जब उन्हें पता चला था कि वो हामिला है। वो रात याद आते ही महरीन के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। वो बारिश में खड़े एक छोटे से कैफे के बाहर थे। जावेद ने महरीन को एक लंबे बोसे के बाद गले लगाया था। इसकी गर्दन में सरसराहट पैदा करते हुए कहा था, तुम्हारा सस्पेंस मुझे मार ही डालेगा। महरीन, क्या खबर है? महरीन ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था। उसकी आंखों में झांक कर गविया पूरी कायनात की खुशी एक जमले में समेट ली थी। तुम बाप बनने वाले हो, जावेद। जावेद की आंखें हैरत और खुशी से फैल गई थीं। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। फिर वो हंसा, एक बेखुद हंसी जिसमें मोहब्बत, फख्र और एक मुकम्मल मुस्तकबल की झलक थी। उसने महरीन को उठा लिया जैसे वो कायनात का सबसे कीमती खजाना हो। तुम मेरे लिए क्या हो महरीन? उसने उसे वापस जमीन पर उतारते हुए मध्यम आवाज में पूछा था। इस रात उनकी वापसी एक अलग ही सफर थी। कार में खामोशी थी जो खुशी की गहराई से भरी हुई थी। जब वो घर आए तो घर के दरवाजे की परवाह किए बगैर जावेद ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया। वो लम्हा वक्त और दुनिया से मावरा था। जावेद की सांसों की गर्मी महरीन की गर्दन पर पड़ रही थी। वो मजबूती से जकड़ा हुआ था, गोया अब वो उसे कभी जाने नहीं देगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब हम उस कमरे में सिर्फ हम होंगे। जावेद ने उसके कान में सरगोशी की। आवाज में एक गहरी ख्वाहिश थी। अब जब तुम मेरी निशानी को अपने अंदर समूए हुए हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें सारी दुनिया से छिपा लूं। महरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके दिल की धड़कनें जावेद के सीने से टकरा रही थीं। वो एक दूसरे की मौजूदगी में खो गए थे, जहां अल्फाज की जरूरत नहीं थी। उसकी अंगुलियों ने जावेद के चेहरे को छुआ, उसकी रगों में बहते हुए इस जज्बे को महसूस किया जो एक छोटी सी दुनिया को मुकम्मल कर रहा था। वो एक दूसरे में तहलील होने का इरादा रखते थे, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ रूहों को जोड़ता है। वो रात एक अब्दी वादा बनकर उनके दरमियान हमेशा कायम रही, मगर ये खुशी का लम्हा महज चंद घंटों का साबित हुआ। अगले दिन जावेद ने आफस से छुट्टी ली और खुशी के मारे हद से ज्यादा तेज रफ्तार बाइक चला रहा था। इसकी नजरों के सामने बस महरीन का मुस्कुराता चेहरा और आने वाले बच्चे का ख्याल था। पीछे से आने वाले एक ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया और इस तरह उनकी खुशियों के दिन मातिम की सफ़ों में बदल गए। महरीन को जैसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब तेज बारिश शुरू हो गई थी। एक गहरे एहसास के तहत वो चौंकी और खिड़की से बाहर लान में देखा। वो भीगता हुआ नजर आया। शायान, इसके मरहूम शौहर का भाई,
सियाह टी शर्ट और सियाह ट्राउजर्स में शायान लान में खड़ा था, सिर आसमान की तरफ उठाए, बारिश को अपने चेहरे पर गिरने दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया के शूर से कटकर सिर्फ इस फितरी गसल में राहत पा रहा हो। जब उसने अपने बालों में अंगलियां फेरते हुए पलट कर देखा तो उसकी नज़र बुराहे रास्त महरीन के कमरे की खिड़की पर पड़ी, जहां वो खड़ी थी। नजरें मिलते ही महरीन घबरा गई। शायान की गहरी, पुरातमाद नजरें इस पर मरकूज थीं। महरीन ने धड़कते दिल के साथ खिड़की का पर्दा खींचा और दीवार से पश्च लगाकर गहरी सांसें लेने लगी। वो जितना शायान से चढ़ती थी, इतना ही वो उसके सामने आ जाता था। वो नहीं जानती थी कि शायान उसे यूं देखता हुआ पाकर क्या सोच रहा होगा। ये ख्याल ही महरीन को बेचैन कर रहा था। शायान, उसका दीवर, जो उसके मरहूम शुवहर का छोटा भाई था, मगर कद काठ और जसामत में जावीद से बड़ा लगता था। उसकी शख्सियत, उसकी तालीम, उसकी खुशहाली सब कुछ उसे जावीद से नुमायां करती थी। वो उससे सिर्फ 3 साल छोटा था, मगर उसकी प्रोकार शख्सियत की वजह से वो काफी बड़ा और पख्ता लगता था। वही शख्स जिसके हुक्म पर यह घर चलता था। जावीद की मौत के बाद रुकैया बेगम की हालत खराब रहने लगी थी, इसलिए शायान कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान आ गया था। महज 5 माह ही हुए थे। फहीमा तो पहले ही उसे नापसंद करती थीं, मगर इस हादिसे के बाद तो वो इसे और इसके बच्चे को मनहूस कहकर घर से निकाल रही थीं। ऐसे में शायान ही था जो इसके लिए लड़ा, उसे बचाया। अंदर ही अंदर महरीन को इससे मजीद नफरत हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि शायान ही की वजह से रुकैया बेगम ने हमेशा जावीद को कमतर जाना। घर शायान के खर्चे पर चलता था, और अगरचा शायान ने कभी अपने बड़े भाई को एहसासे कमतरी महसूस नहीं करवाया और हमेशा छोटे की तरह पेश आया, मगर ये हकीकत कि घर का कंट्रोल शायान के पास था, महरीन की नफरत को हुआ देती थी। अचानक महरीन को याद आया कि उसके कपड़े छत पर सूख रहे थे, जो वो उतारने भूल गई थी। वो सिर पर चपीट लगाते हुए कमरे से निकली और सीढ़ियां उतरने लगी। छत पर जाने का रास्ता लान से होकर जाता था। जैसे ही वो लान की तरफ जाने लगी, रुकैया बेगम की नजर उस पर पड़ी। कहाँ जा रही हो, मुल्का हालिया? क्या फिर से बारिश में भीगकर पूरे घर को परेशान करने का इरादा है? रुकैया बेगम, जो इससे अंतहाई तंग थीं, अपनी जली कटी बातें कहने से बाज न आए। महरीन ने एक गहरी सांस ली। उसे अब अपनी सास के तानों और तलख बातों की आदत हो चुकी थी। नहीं उम्मी जान, छत पर कपड़े डाले थे, वही उतारने जा रही हूं, उसने सादगी से जवाब दिया। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या ही कहने हैं। बारिश शुरू हुए आधा घंटा हो गया और तुम्हें अब याद आ रहा है कि छत पर कपड़े डाले थे। ध्यान किधर रहता है तुम्हारा? हाँ, अब तक तो सारे बारिश के पानी में भीग चुके होंगे। अरे, अब किधर से बुलाऊं मैं वो मुलाजमा को? वो पहले ही गांव जाने की छट्टी ले गई थी, इसीलिए सारे कपड़े एक साथ धोकर सिखा कर गई थी। रुकैया बेगम ने सिर पकड़ते हुए उसे सख्त सिस्त सुनाए। आप क्यों परेशान होती हैं, अम्मी? मैं कल सुबह फिर से धो दूंगी, महरीन ने तहमुल से कहा। हाँ, रोज रोज नया डिटर्जेंट तुम्हारा बाप भजवाएगा ना? वो मजीद उसे कौस रही थी, मगर महरीन सुनी इन सुनी करके लान की तरफ चल पड़ी। लान से ही सीढ़ियां छत की तरफ जाती थीं। सुनिए, आप ऊपर मत जाएं, भीग जाएंगी। शायान की आवाज पर महरीन के कदम रखे, मगर वो पलटी नहीं। काम से जा रही हूं, कोई अंजुवाए करने नहीं जा रही। उसके तीखे जवाब पर शायान ने गहरी सांस ली। काम मुझे बता दें, मैं कर दूंगा, मगर आप ऊपर मत जाएं, बारिश बहुत तेज है। शायान अभी तक बारिश से बचा हुआ छत की वाट में खड़ा था। बारिश का पानी सीढ़ियों पर तेजी से बह रहा था। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, हर काम में टांग उड़ाना जरूरी है तुम्हें? तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, आज के बाद अगर तुम वो आधी सीढ़ियों से ही मड़ते हुए वापस नीचे आ रही थी कि अचानक उसका पांव फसला। इससे पहले कि वो गिरती, शायान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे
भरपूर तरह से थाम लिया। वो इससे हद दर्जा की नफरत करती थी, मगर वो इतना ही इसके करीब आ जाता था। इसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। क्या कर रही हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? घर जाते तो अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का ही ख्याल कर लें। शायान उसे सीधा करते हुए सख्त लहजे में चीखा। तो कुछ पल के लिए मेहरीन कुछ बोल न सकी। वो वाकई डर गई थी। अगर वो घर जाती तो वो जावेद की आखिरी निशानी भी खो बैठती। वो कपड़े लाने थे। वो बस इतना कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद शायान को अपने लहजे का एहसास हुआ तो उसने खुद को 100 बार कोसा। वो मेहरीन से सिर्फ दौरी का एहसास दिलाना चाहता था, मगर बेसाख्ता उसकी फिक्र कर बैठा। मेहरीन कमरे में आकर तेज तेज सांसें लेने लगी। बेसाख्ता उसका हाथ पीठ पर गया। वो बस्तर पर बैठकर मन्ना पर हाथ रखे रोने लगी। न जाने कितनी ही देर वो ऐसे ही रोती रही थी। 3 साल हुए थे जावेद और इस की शादी को, तब जाकर अल्लाह ने उन्हें औलाद जैसी नेमत की खुशखबरी दी थी, जो उनकी मुख्तसर जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। मगर इसी दिन जावेद दुनिया से चला गया। उस रात उसकी मोहब्बत का आखिरी लम्स और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा एक साथ उसे मिला था। वो अपने वजूद में जावेद की आखिरी निशानी महसूस करती थी, मगर उसे पालने के लिए उसे अपने दीवर शायान के एहसानात तले रहना पड़ रहा था। रुकैया बेगम का जुल्म और शायान का एहसान, दोनों ही उसे अंदर से खाए जा रहे थे। शायान को सब कुछ इल्म था। जावेद के क्रेडिट कार्ड का लिंक शायान के बैंक अकाउंट से था, और वो जानता था कि जावेद की कोई खास नौकरी नहीं थी, इसीलिए सारे अखराजात शायान उठाता था। जावेद से वीडियो कॉल पर रोज बात होती थी, जहां जावेद अपनी मां के तानों से पैदा होने वाले तनाव और माइग्रेन की शिकायतें करता था। शायान ने जावेद की शादी में भी खूब पैसा खर्च किया था। उसके बावजूद वो मेहरीन की नज़रों में कभी काबिल कबूल न बन सका। शायान ने कमरे में आकर फ़ोन किया और मुलाजमीन को दोबारा काम पर आने का हुक्म दिया। नीज एक मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक करवाई। वो जानता था कि मेहरीन खुद अपने हामला होने के बावजूद अपना ख्याल नहीं रखती थी। सुबह जब मेहरीन की आंख खुली तो उसे याद आया कि उसे कपड़े धोने थे। धूप निकल चुकी थी। वो बालों का जोड़ा बनाते हुए जैसे ही बाहर आई, हैरान रह गई। वॉशिंग मशीन के पास शायान खड़ा था और इसमें डिटर्जेंट डाल रहा था। वो बगैर आस्तीन की बुनियान शर्ट में था और गौर से मशीन को देख रहा था। ये क्या कर रहे हो? हटो, मैं धो लूंगी। एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझ पर। वो अचानक ही बड़बड़ाते हुए वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी, मगर वो ध्यान से न चल सकी और कपड़ों पर पांव पड़ने से एक बार फिर फिसलने लगी। शायान ने फिरती से उसे थामा। मेहरीन सीने पर हाथ रखे धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। उसे लगा कि वो अब उसे डांटेगा या ताना देगा, मगर वो चुप रहा। ये सब मैं आपके लिए नहीं, अपने भाई की औलाद के लिए कर रहा हूं। तो अब डेर भाभी, आप वही करें जो मैं आपसे कहूंगा। वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। मेहरीन ने फौरन उसकी नजरों से नजरें हटाईं। उसे यूं जज करना उसे नागवार गुजरा। वो फौरन हाथ छुड़ाकर दूर हो गई। नाश्ता करें जाकर। आपकी मेडिसिन भी खत्म होने को थी। आपने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मेरे पास मोबाइल में शेड्यूल बना था तो मैंने देख लिया। खैर, मैं ले आया हूं, मगर शाम को डॉक्टर की तरफ जाना है। एक बार मजीद चेकअप की जरूरत है। वो अब मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। मेहरीन उसे देख रही थी। वो कितनी फिरती से कपड़े चुन चुन कर मशीन में डाल रहा था। मेरे साइड में कर दो, मैं बाद में खुद धो लूंगी। वो बोली तो लहजा हर दर्जे तक हल्का था। पहले खुद को तो संभाल लें आप। जगह जगह गिरती पड़ती रहती हैं। पहले ठीक से चलना सीखें, फिर धविएगा आप कपड़े। वो सिर झटकते हुए तंज करके काम में लग गया। मेहरीन ने दानत पीसते हुए उसे भरपूर घूरी से नवाजा, मगर उसकी तरफ उसकी पश्त थी तो वो देख नहीं सका। ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे घूरना बंद करें। वो बना देखे ही उसकी सख्त नजरें महसूस कर चुका था।
महरीन पैर पटकते हुए वहां से चली गई तो शायान पलटकर मुस्कुराया। उसने तो अभी सिर्फ शुरुआत की थी। उसे ये सब सिर्फ उसके बच्चे के लिए करना था, वरना महरीन तो अब भी उसके लिए एक ऐसी अजनबी थी जिसके हर अमल में नफरत और एहसान फरामोशी झलकती थी। मगर उसके भाई की निशानी महफूज रहनी चाहिए थी, यही उसका मकसद था। वो जानता था कि नफरत जल्द या बदेर मोहब्बत में तब्दील हो सकती है, मगर महरीन की नफरत को तोड़ना पत्थर तोड़ने के मुतरादिफ था। शायान इस चैलेंज को कबूल कर चुका था। शाम को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के बाद जब वो वापस गाड़ी में बैठे तो महरीन सारे रास्ते खामोशी से विंड स्क्रीन के बाहर देखती रही। गाड़ी अचानक रखी तो उसने पलटकर सवालिया नजरों से शायान को देखा। आइसक्रीम खाएंगी आप? शायान ने सादगी से सवाल किया। महरीन की नजरें सामने आइसक्रीम पार्लर पर गए जहां वो और जावेद अक्सर आया करते थे। एक बार फिर उसकी आंखें नम होने लगें। मैं और जावेद भी यहां आया करते थे, इसका लहजा भैगा हुआ था। शायान खामोशी से गाड़ी से उतरकर बाहर चला गया। अब वो उसे क्या बताता कि वो इन सब जगहों को जानता था जहां वो जावेद के साथ आया करती थी, क्योंकि जावेद का क्रेडिट कार्ड शायान के बैंक अकाउंट से मनस्लिक था। वो जब जहां कार्ड इस्तेमाल करता था, शायान के मोबाइल पर सारी मालूमात आ जाती थीं। ये लें आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। शायान ने विंड स्क्रीन की तरफ से आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। तुम? वो हचकचाते हुए कुछ पूछने लगी, तभी उसने बात काटी। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। शायान ने उसके इन कहे सवाल को समझकर ही जवाब दे दिया। महरीन खामोशी से आइसक्रीम खाने लगी और वो ड्राइव करने लगा। इस चेकअप के 2 दिन बाद महरीन जावेद का वार्डरोब खाली करके सफाई कर रही थी। इसकी एक चीज बहुत एहतियात से वापस जमा कर रही थी। तभी रुकैया बेगम कमरे में आए। क्या चाहती हो तुम आखिर? हाँ, मेरे एक बेटे को तो निगल कर तुम्हें सुकून नहीं मिला जो अब दूसरे के पीछे भी पड़ गई हो। वो इतनी बुलंद आवाज में चीख रही थी कि बाहर से गुजरता शायान एकदम ठिठक कर रुका। आप क्या कह रही हैं अमी? महरीन नासमझी से पूछने लगी। हाँ, बन जाओ सदा की मासूम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूं। चेकअप के बहाने फरमाइशें पूरी करवाई जा रही हैं शायान से अपनी। हाँ, अरे कुछ तो शर्म करो। वो तुम्हारे मरहूम शवहर का छोटा भाई है। वो दिल की भड़ास निकाल रही थी। आन की बातों पर महरीन की आंखों में आंसू आ गए थे। आमी, आप गलत समझ रही हैं। मैं चेकअप के लिए ही गई थी। तो शायान ने, खबरदार, दोबारा अपनी इसमनहोश जबान से नाम भी मत लेना मेरे बेटे का, सुना तुमने? वो सफाई देने लगी, तभी तेजी से उन्होंने उसकी बात काटी। अरे, एक पर डूरे डालकर उसे कब्र में पहुंचा दिया, अब क्या दूसरे को भी बर्बाद करना चाहती हो? वो मुसलसल जहर अगल रही थीं। आमी, बस करें, खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। शायान फौरन ही अंदर आकर चीखा तो रुकैया बेगम एकदम पलटें। उनकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। हम वहां चेकअप के लिए गए थे। इन इफेक्ट महरीन भाभी तो जा भी नहीं रही थीं। मैं खुद जबरदस्ती लेकर गया था, क्योंकि उनकी कोख में जावेद की औलाद है, जो रिश्ते में आपका पूता हुआ। आप क्यों गलत समझ रही हैं? उसकी बुलंद आवाज पर वो एकदम ठंडी पड़ी थी। वो जावेद नहीं था जो मन मनाकर चुप हो जाता। वो शायान था जो कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था, और शायान जब बोलता था तो बाकी सब सिर्फ सुनते थे। बेटा, दुनिया बातें कर रही है, उसे तुम्हारे साथ यूं घूमता फिरता देखकर। रुकैया बेगम बहुत नरमी से बोलें। शायान ने सर पकड़कर गहरी सांस ली। आओ के, तो दुनिया ने उसी दिन आपको आकर क्यों नहीं बताया? मतलब सीरियसली अम्मी, आप लोगों की बातों पर अपने घर के अफराद पर शक करेंगी? उसने दुख से कहा। रुकैया बेगम कुछ कहने को लब खोलें, मगर बोल कुछ नहीं पाए। वो जानती थीं कि वो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगी। वो खामोशी से कमरे से चली गईं, मगर उनके जहरीले अल्फाज महरीन को अंदर तक जख्मी कर गए थे। शायान महरीन से कुछ कहता, तभी उसने हाथ उठाकर उसे रोका। चले जाओ शायान, चले जाओ।
वो बोली तो लहजा हद दर्जा जख्मी था। महरीन, भाभी प्लीज आप, मैंने कहा जाओ। इस दफा वो चीखी थी। शायान खामोशी से कमरे से निकल गया। महरीन वहीं बैठती चली गई। उसने मिट्टी में हिनूस जावीद की शर्ट दबूच रखी थी, जिसे अब वो आंखों से लगाए जार वो कितार रो रही थी, और शायान को ये हक नहीं था कि वो उसके पास आकर उसे चुप करवाता। कुछ दिनों के लिए शायान को वापस बीरोन मिलक जाना पड़ा। वो अपनी माँ को अच्छे से समझा कर गया था कि वो मजीद महरीन का जीना हराम न करें, मगर महरीन से वो कुछ कहकर नहीं गया था, क्योंकि वो उसे सुनना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो इस दिन के बाद से अब तक उससे हम कलाम भी नहीं हुई थी। रुकैया बेगम का इरादा शायान की शादी का था। वो उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। वो शायान को कह चुकी थी कि उसकी वापसी पर उसकी मंगनी कर देंगी। शायान ने हामी भर ली थी कि शायद ऐसे ही लोग उसके और महरीन के बारे में गलत बातें करना बंद कर दें। महरीन को इन सब से गरज ही नहीं था। वो दिन बदन मजीद कमजोर होती जा रही थी। उसका 8वां महीना लग चुका था और शायान को गए 1 महीना हो चुका था। वापसी का कुछ पता नहीं था। शायान ने मुलाजिमों को ताकीद की थी कि अब से वो महरीन को ड्राइवर के साथ अस्पताल ले जाया करेंगी। शायान जाने से पहले काफ़ी सहूलतें कर कर गया था, ताकि महरीन को काम के बहाने न मूलें और वो आराम करे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी, तभी अचानक उसका पांव फसला और वो मुना के बल गिरती चली गई। उसके बलक बलक कर रोने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं, और घर में इस वक्त कोई न कोई मुलाजिम था और न ही कोई मुलाजमा। ड्राइवर फहीमा बेगम की हदायत पर पहले ही छुट्टी पर था। रुकैया बेगम सबको छुट्टी पर भेजकर खुद अपनी किसी सहेली के घर चली गई थीं। कौन जाने ये सब क्या धरा रुकैया बेगम का ही था। उन्होंने ही शायान के जाने के बाद फिर से उसकी जिंदगी अजीर्ण कर दी थी। उन्होंने ही सब मुलाजिमाओं को छुट्टी दी थी और खुद ये सोचकर सहेली के घर चली गईं कि उनके गराए हुए तेल की मदद से उनकी महरीन और उसके बच्चे से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मगर इसी वक्त वो घर में दाखिल हुआ था, हशाश बशाश सा मुस्कुराते हुए सूटकेस के साथ। जैसे ही घर के दाखिली दरवाजे पर आया, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। महरीन फर्श पर गिरी हुई थी और आसपास की जगह सर्ख हो चुकी थी। वो अब चीख कर रो भी नहीं पा रही थी। शायान ने सूटकेस एक तरफ धकेला, भागता हुआ उसके पास आया। महरीन भाभी, ओ गॉड, ये क्या हो गया? अम्मी, फरहाना, लियाकत, वो सबको आवाजें दे रहा था, मगर घर में कोई नहीं था। उसने फौरन चाबी के गुच्छे में कार की चाबी ढूंढी और कार बाहर निकाली। फिर फौरन उसे बाहों में भरकर बाहर को भागा। शायान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, साथ साथ बार बार रुकैया बेगम को फोन भी कर रहा था। बलाखिर उन्होंने कॉल उठा ली और अनजान बनकर भरपूर अदाकारी भी की। आई एम सॉरी, लेकिन बच्चा यहाँ आने से पहले ही ज़ाय हो चुका था। डॉक्टर तो जवाब देकर जा चुका, मगर शायान वहीं दीवार के साथ रखी कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। जावीद की आखिरी निशानी भी चली गई थी। महरीन घर वापस आ चुकी थी। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। वो जब गरी थी, वो तभी जान चुकी थी कि जावीद के बच्चे को खो चुकी है। रुकैया बेगम ने तो खानदान में वाविला मचा दिया। अलबत्ता दिल ही दिल में शायान के अचानक आने पर खुश नहीं थीं। अगर वो न आता तो शायद महरीन भी मर चुकी होती। महरीन अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, क्योंकि वो दवाइयों के नशे में थी। तभी रुकैया बेगम धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। वो नींद से बोझल आंखें खोलकर बेमुश्किल उन्हें देख पाएं, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ें। रुकैया बेगम ने एकदम उसका बाजू झंझोड़कर उसे बस्तर से उठाया। वो एकदम उठी, जिस्म की तकलीफ बढ़ने लगी, सिर चुकराने लगा। वो नासमझी से उन्हें देख रही थीं, जो उसका हाथ पकड़े उसे घूर रही थीं। निकल इधर से, चली जा यहां से। तूने अजाब की हुई है मेरी जिंदगी। तेरी मन हौस साए से मेरा दूसरा बच्चा भी बच न पाया। वो मजीद उसे कुछ कह रही थीं, मगर महरीन की आंखों के सामने मंजर धंधला रहे थे। रुकैया बेगम ने उसे सीढ़ियों से घिसटते हुए दाखिली दरवाजे के सामने लाकर एक झटके से फेंका। वो एकदम नीचे गिरी,
माथे पर चोट लगी, मगर उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, न कोई शकवा। अगर उसकी आंखों में कुछ था तो बस वीरानी। निकल जा मेरे घर से, वो चलाई थीं। और उसी वक्त दाखिली दरवाजे से शायान अंदर आया था। शायान के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और बाजों पर प्लास्टर था। उसका मेडिकल स्टोर से वापस आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो जख्मी था। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? वो तेश में आकर चीखा तो रुकैया बेगम फटी फटी आंखों से उसे देखने लगें। न जाने हर दफा वो कहाँ से आ जाया करता था। शायान ने आगे बढ़कर महरीन को उठाया। बेटा, मैं बस कर दें उम्मी, आपने तो हद ही पार कर दी है। आप भाई की बीवी को ऐसे कैसे धक्के देकर घर से निकाल सकती हैं, वो भी उस हालत में? कल ही तो इन पर क़यामत टूटी है और आज ही आपके जुल्म शुरू हो गए, वो बेयकीनी से कह रहा था। रुकैया बेगम गुस्से से उसे देखने लगें। यही हमदर्दी ले डूबी थी तुम्हारे भाई को भी, और तुम भी डूब रहे हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये डायन खा जाएगी तुम्हें भी। वो गला फाड़कर भड़कें। आवा गार्ड, सच ये है कि जावीद भाई को सिर्फ आपकी बातें, आपके तंज और ताने ले डूबे हैं। वो हर वक्त टेंशन में रहते थे सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी रोज रोज की चिक चिक उन्हें इतना बेसुकून कर चुकी थी कि वो माइग्रेन पेशेंट बन गए थे। आपको क्या लगता है वो नहीं बताते थे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि इस घर में चल किया रहा था मेरे पीछे? शायान ने उनसे ज्यादा बुलंद आवाज में चलाया था। रुकैया बेगम बस उसे देखती रह गई थीं। महरीन भाभी इसी घर में रहेंगी। अगर आपको कोई मसला है तो बता दें, मैं उन्हें अलग घर ले दूंगा, वो हतमी अंदाज में बोला। तो अब की बार महरीन ने भी चौंक कर उसे देखा। अरे, क्या जरूरत है उस पर इतना लटाने की? जाए ना अपने भाई और माँ के पास। क्यों नहीं जाती? वो तनक कर बोलें। जिस दिन जावीद भाई मरे थे ना, इस दिन के बाद से भाभी पर वहां के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो बस मुझे दोबारा न कहना पड़े अम्मी, उसने अंगली उठाकर कहा। रुकैया बेगम ने कहर बरसाती निगाह महरीन पर डाली। अलबत्ता वो अब ठंडी पड़ चुकी थीं। मगर बेटा, तुम्हारी शादी कर तो रहा हूं, शादी मना कब किया मैंने? अम्मी, बस आप आइंदा इन्हें कुछ नहीं कहेंगी, सुना आपने? शायान के हतमी अंदाज पर उन्होंने बेबसी से इस बात में सिर हिला दिया। 2 माह गुजर चुके थे शायान और उसकी कज़न नबीहा की मंगनी को। शायान को कोई खास पसंद नहीं थी, फिर भी रुकैया के कहने पर उसने मंगनी कर ली थी ताकि दुनिया वालों की जबान बंद हो जाए। नबीहा अक्सर ही रुकैया बेगम की तबीयत पूछने के बहाने उनके घर पाई जाती थी। आज रुकैया बेगम के मामूजाद खानदान से उनकी भांजी का बेटा आक़िब पाकिस्तान आया हुआ था और वो लोग आज यहीं रखने वाले थे। रुकैया बेगम ने आक़िब को कुछ सोचने पर लगा दिया था और सबके सो जाने के बाद आक़िब दब्बे कदमों महरीन के कमरे की तरफ बढ़ा। महरीन, जो अंदर नवाफिल अदा करके अभी फारिग ही हुई थी, कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर पलटी तो सामने वो खड़ा था। आक़िब, एक बड़ा सा लंबा शख्स जो इसे हूस भरी नजरों से देख रहा था। रुकैया भाई, आपको कुछ चाहिए? वो धड़कते दिल के साथ बेमुश्किल नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए बोली। हाँ, चाहिए। क्या तुम दे सकती हो? वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। क्या मतलब? वो सहम कर पीछे होने लगी और ऐसे ही पीछे होते ड्रेसिंग टेबल से जा लगी। मतलब ये कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। भरी जवानी में बीवा हो जाना और फिर यूं अकेली जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल है ना। अब जाहिर है तुम शादी तो करोगी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तुनहाइयां दूर कर सकता हूँ। आक़िब वो हसीन लहजे में कहते हुए उसके बालकुल करीब आया। ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? दूर रहो मुझसे। वो थोड़ी सख्ती से बोली तो वो मजीद करीब आया। उसी में तो मजा है मेरी जान। वो उसे छूने लगा। सी लम्हे महरीन ने ड्रेसिंग पर रखा शो पैस उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो एक तरफ को झुका और इसी लम्हे वो कमरे से बाहर भागी। शायान, जो किसी क्लाइंट से बात करने के लिए लान में आया था, उसकी नज़र महरीन के कमरे की खिड़की पर गई, जहां सफ़ेद पर्दे पर 2 लोगों की परछाइयां हिलती हुई दिखें। वो अचानक ही परेशान होकर ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही महरीन ने दरवाज़ा खोला, वो शायान से टकराई।
आकब के तो माथे से भल भल खून बह रहा था। भाभी, ये। शायान सूरतहाल समझ चुका था। महरीन घटी घटी आवाज में रो रही थी। वो उसे कुछ बताना चाह रही थी, मगर आवाज हलक से निकल ही नहीं रही थी। शायान तेजी से आकब की तरफ बढ़ा। आप क्या कर रहे थे इतनी रात में उनके कमरे में? हाँ। इसके धाड़ने पर पूरा घर उठा हो चुका था। मुझे भाभी ने खुद बुलाया था। मैं तो किचन में पानी पीने गया था तो उन्होंने इशारे से बुलाया। मुझे लगा कोई काम होगा शायद। ये मुझे गुनाह करने पर अकसा रही थीं। फिर जैसे ही किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी, उन्होंने शो पैस उठाकर मुझे मार दिया। मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं। वो झूठ बोलते हुए जरा भी न अटका था। महरीन मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। शायान ने आगे बढ़कर उसे गरीबान से पकड़कर सिर्फ 2 मुक्के रसीद किए। तभी रुकैया बेगम करीब आए। छोड़ो उसे, ये सच कह रहा है। मैंने खुद देखा था उस बेगैरत को उसे इशारे करते हुए। ये है ही बदकिरदार, उसे घर से निकालना ही पड़ेगा। ये है ही चालू औरत जो मर्दों को फानसती है। रुकैया बेगम उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रही थीं और वो मुसलसल रोए जा रही थी, मगर शायान गुस्से से धाड़ा। बस कर दें उम्मी, आप झूठ बोल रही हैं। वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें उसके सामने मैं झूठी लग रही हूँ? उन्होंने भी गुस्से से कहा। जी हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे महरीन पर पूरा भरोसा है, चाहे उनके खिलाफ कितने ही सबूत क्यों न ला दें, मगर मैं तब भी उन्हें पाक दामन और बेकसूर ही कहूंगा। इसके लहजे में इतना यकीन था कि महरीन ने बेसाख्ता उसे हैरत से देखा। बस कर दो शायान, बहुत चला ली तुमने अपनी। मैं अभी उसे इस घर से निकाल रही हूँ। अगर तुमने बीच में टांग उड़ाई तो मैं निकल जाऊंगी उस घर से, समझे तुम? वो बेहद गुस्से में थीं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी। आज, अभी, इसी वक्त महरीन से निकाह कर रहा हूँ और उन्हें उस घर से हमेशा के लिए लेके जा रहा हूँ। महरीन मना खोले हैरानी से उसे देख रही थी। माहौल में अचानक सुकून छा गया था। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में मौजूद था, जहां निकाह के पीपर्स भरे जा रहे थे। दोस्त मौलवी ले आए थे। निकाह हो चुका था और महरीन खामोश थी। उसके किरदार पर दाग आया था। अगर वो निकाह न करती तो यकीनन उसे दर बेदर होना पड़ता। रुकैया बेगम की लाख मेहनत करने पर भी शायान महरीन को लेकर अपने फ्लैट में चला गया था। शायान जैसे ही कमरे में आया, उसने महरीन को काउच पर बैठा पाया, जो अब तक आंसू बहा रही थी। उसकी मौजूदगी में वो गैर आरामदेह हो रही थी। शायान महसूस कर चुका था। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सूफे पर सो जाऊंगा। परेशान मत हो, मैं फिलहाल आप पर अपना हक नहीं जतलाऊंगा। मुझे काम है थोड़ा, आता हूं बाहर से। वो गिन भेर लहजे में कहते हुए बाहर चला गया था। महरीन बस्तर पर आकर सो चुकी थी। वो जब सुबह उठी तो अचानक चौंकी। कल रात वाला मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसने गहरी सांस ली। शायान रात कब वापस आया और सुबह कब चला गया, उसे कुछ पता नहीं चला। वो जब किचन में गई तो हैरान रह गई। वहां बाहर से लाया गया नाश्ता ढांप कर रखा गया था। उसने सबसे पहले घर की सफाई की, फिर नाश्ता करके कमरे में आई। एक अलमारी में शायान के कपड़े मौजूद थे, शायद वो इस फ्लैट में रहा होगा। दूसरी अलमारी खाली थी। उसने अपना सूट केस खोला तो उसकी अपनी चीजों से ज्यादा जावेद की चीजें थीं। वो अपने वार्डरोब में जावेद के चंद कपड़े, इसकी बेल्ट, इसकी वॉच वॉलेट, शूज वगैरह रख रही थी। वो उसकी यादों के सहारे ही तो जिंदा थी। शायान जब शाम को वापस आया तो वो किचन में खाना बना रही थी। तबीयत कैसी है आपकी? वो सादगी से पूछने लगा। ठीक, महरीन का मुख्तसर जवाब था। शायान ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ आपके साथ सब कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। न जाने क्यों वो उसे हासिल करके अंदर तक मुतमईन था, मगर उसके नर्म लहजे और अल्फाज पर वो हैरत से पलटकर घूमी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी? तुम कैसे खुश रख सकते हो मुझे? हाँ, वो भड़क ही गई थी। वो खामोश था। तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनेगा जो मैं तुम्हें हक दूं मुझे खुश रखने का, समझे तुम? मुझे बर्बाद करने में जितनी तुम्हारी माँ शामिल है ना, इतने तुम भी हो, समझे तुम?
तुम्हारी वजह से कितनी दफा मुझे जलील होना पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ गुजारूंगी? वो बुलंद आवाज में कह रही थी। शायान को भी एकदम गुस्सा आया। इसने उसे पकड़कर शील्ड से लगाया, इसके बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजीद आपसे दूरी अख्तियार करूंगा? आपने मुझे बहुत सताया है, और क्योंकि अब मैं आपका शवहर हूं तो मेरा हक बनता है आपके करीब रहना। उसे डर आ गया था। वो जो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, एकदम बदक कर चंद कदम दौड़ हुई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरी मर्जी के बना तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बोली तो लहजे में कपकपाहट वाज़ेह थी। मैं शायान हूं, सब कर सकता हूं, मगर क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं तो फिलहाल मेरा कुछ करने का इरादा नहीं। अगर खाना बन गया तो प्लीज ला दें, मुझे भूख लगी है। वो इतना बेबाक हो सकता था, महरीन ने सोचा नहीं था। वो शावर लेकर बाहर आया। वो अब आम से कपड़ों में था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। तभी उसकी नज़र वहीं पास गरे जावेद के ID कार्ड पर गई। उसने झुककर उसे उठाया। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो जावेद के सामान में था ना। वो हैरान हुआ। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे जावेद के इस्तेमाल शुदा परफ्यूम की बोतल पर गई। उसने आगे बढ़कर दराज खोली तो अंदर जावेद का वॉलेट, घड़ी और बाइक की चाबी रखी थी। शायान नासमझी से ये सब देख रहा था। न जाने क्यों उसे गुस्सा आने लगा। वो फौरन कमरे से निकलकर उसके सर पर आ खड़ा हुआ। क्या है ये सब? क्या तुम जावेद का सामान साथ लाई थी? वो सख्त लहजे में पूछने लगा तो महरीन प्रस्कून अंदाज में पलट कर उसे देखने लगी। जाहिर है मेरे शौहर की निशानियां में यूं ही छोड़ आती। साहब का मरहूम शौहर कहो। शायान ने मुट्ठी भींचकर तस्हीह की। वाटीवर। महरीन ने कांधे अचकाए। वो खाना मेज पर लगा रही थी। मेरे कमरे में तुम किसी और मर्द की निशानियां रखकर क्या साबित करना चाह रही हो? उसने संजीदगी से कहा। वह कोई गैर मर्द नहीं, मेरा मरहूम शौहर है, और मैं कुछ साबित करना नहीं चाह रही। वो तेजी से बोली तब वो उसके बिल्कुल करीब आया, इतना कि वो उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रही थी। ये सब करके तुम मुझे मजीद अकसा रही हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती बस्तर तक ले जाऊं। वो उसे दबूचते हुए कहने लगा तो महरीन ने उसका हाथ झटक कर उसके सीने पर जोर देते हुए उसे दौर किया। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, क्यों मुझ पर अपना रोब झाड़ रहे हो? ठीक है, तुमने मेरी इज्जत बचाई, मुझे अपना नाम दिया, मगर उसका यह मतलब नहीं कि मेरे जिस्म या मेरी सांसों पर हुकूमत करोगे तुम। वो दरष्टी से बोली तो वो तंजिया मुस्कुराया। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, तुम तो अभी से डर गईं। लेकिन अगर कल तक तुमने जावेद की चीजें मेरे कमरे से न हटाएं तो मैं तुम्हें बहुत सजा देने वाला हूं, याद रखना। चलो खाना खाते हैं। वो उसे धमकी देते हुए आखिर में बहुत मोहब्बत से बोला तो वो अंदर तक जल गई। भाड़ में जाओ, खुद ही खा लो खाना भी। वो पैर पटकते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। महीना हो रहा था उन्हें साथ, मगर महरीन ज्यादातर खामोश रहती थी और शायान भी आफस के कामों की वजह से उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। जब से उसकी जॉब पाकिस्तान में शिफ्ट हुई थी, इस पर काम का बहुत प्रेशर पड़ चुका था। वो बस हर वक्त जावेद की यादों में रहती थी। उसे शायान जहर लगता था, जबकि वही शायान उसकी वजह से महीनों से उस गैर आरामदह सोफे पर रातें गुजार रहा था। आज भी वो लैपटॉप लिए बैठा था जब वो उसके पास आई। मुझे जॉब करनी है, वो उसे बता रही थी। शायान ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस काम में मसरूफ हो गया। तुमने सुना नहीं, मैंने कुछ कहा है। वो तेजी से बोली, मेरा बहस का कोई मॉड नहीं, बाद में बात करते हैं उस बारे में। वो शायद वाकई बहुत मसरूफ था। वो खुद भी तो उसका ख्याल नहीं रखती थी ना। वो उसके काम करती थी, न जिम्मेदारी से अपने फर्ज निभाती थी। वो बस हर वक्त जावेद की यादों में रहती थी। तुमसे बहस करने आई भी नहीं, मैं सिर्फ बताने आई हूं कि मैं कल से जॉब पर जाऊंगी। इंटरव्यू ऑनलाइन दे चुकी हूं मैं, उसने भरम से कहा तो शायान ने गुस्से से उसे देखा। तुम किससे पूछकर ये सब करती फिर रही हो? हाँ, मैं कमा कर नहीं ला रहा क्या जो अब तुम बाहर धके खाओगी? उसे गुस्सा आ गया।
पहले ही आफस की टेंशन कम थी जो उसे मुसलसल तंग किए जा रही थी। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ, महरियन ने गर्दन अकड़ाकर बोला। अच्छा, तुम्हें अब याद आया है? पहले कहाँ थी तुम्हारी अकड़? मेरी बात सुनो तुम, मैं बहुत नरमी बरत रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। वो दरिश्ती से बोला। आंखें सर्ख हो रही थीं। मैं करूंगी जाब। क्या कर लोगे तुम? हाँ? वो गुस्से से चीखी तो वो लीप टाप वहीं पटक कर उठा और उसके वार्डरोब तक आया। जावेद के कपड़े और सामान निकालकर फेंकने लगा। मेहरीन तड़प ही गई थी। ये क्या कर रहे हो तुम? वो एकदम उसकी तरफ आई, मगर वो उसका सामान निकालकर जोतों तले को चल चुका था। छोड़ो, मत करो ऐसा, प्लीज, वो रोते हुए कह रही थी। मैंने हर चीज कबूल कर ली। मैंने ये भी कबूल कर लिया कि तुम उसकी चीजों को दिल से लगाकर बैठी हो। मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि तुम मेरे पीछे उसके लिए रोती हो। मगर तुम, महरीन, तुम शायद मुझे तकलीफ दे देकर तंग नहीं आए, मगर मैं थक चुका हूं और अब मैं तुम्हें बताऊंगा जब दिल दिखता है तो कितनी अजियत होती है। वो उसकी चीजें पांव से कुचल रहा था जब मेहरीन ने आगे बढ़कर उसे दौड़ धकेला और जावेद की चीजें उठाकर अपने सीने से लगाएं। वो जार वो कितार रो रही थी। जब वो चुप हुई तो देखा वो दरवाजे से टेक लगाए बैठा गहरी सांसें ले रहा था। वो वाकई तकलीफ में था। महरीन को एक पल को दुख हुआ, मगर नफरत मजीद सिर चढ़कर बोल रही थी। अगर तुमने आइंदा जावेद की चीजों को छुआ तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। शायान लहजे में नफरत थी। अब उस कमरे में या तो मैं रहूंगा या फिर जावेद की चीजें। और तुम्हें देखकर लगता है तुम एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके हमारे दरमियान ला रही हो। तुम्हें और तुम्हारी महबूब चीजों को ये कमरा मुबारक हो। बड़बड़ाते हुए वो अपना चंद सामान इकट्ठा करके वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वो खुद ही ठीक हो गई। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। अलबत्ता वो उसके कमरे की तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी मौजूदगी को ऐसे नजरअंदाज करती जैसे उसका कुछ है ही नहीं। वो सब्जी काट रही थी। तभी उसे शायान के कमरे से उसकी आवाज आई। शायद वो फोन पर बात कर रहा था। अरे नबीहा, प्लीज सूरी मत बोलो। मेरे दिल मैं तुम्हारे लिए कोई बगज नहीं है, नाराजगी नहीं है। हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। नबीहा का नाम सुनकर उसकी फिरती से सब्जी काटते हाथ रखे उसके कान खड़े हो गए और चेहरे पर अचानक नागवारी सी बिखरने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आ जाओ। बल्कि मैं तो कहता हूं कुछ दिन यहां रह लो, तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। नहीं नहीं, ये घर मेरा है। तुम्हारे यहां आकर रहने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बेफिक्र होकर आ जाओ। शायान बड़ी दिलचस्पी से कह रहा था और मेहरीन का सब्र जवाब दे रहा था। मतलब इसकी साबिका मंगेतर उसके घर में आकर रहेगी। मगर फिर उसने सिर झटका। भला उसे क्यों बुरा लग रहा है? शायान जाने और उसकी नबीहा जाने। आरे, तुम भी ना। चलो, ओके, तुम एक काम करो, आज संडे है, तुम्हें फरी में बाहर मिलते हैं। चलो, ओके, तुम लोकेशन भेज दो, मैं आता हूं। वो फोन कान से लगाए बाहर की तरफ आ रहा था और अब वो इसकी तरफ देखता भी नहीं था। जहां शुरू में मेहरीन को ये चीज सुकून दे रही थी, वहीं अब उसका ये रवैया उसे चभ रहा था। तकरीबन एक हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा। वो यूं ही बाहर चला जाता, कभी आफस से लेट आता और बना खाना खाए कमरे में बंद हो जाता। आज तो उसने हद ही कर दी। आफस से छुट्टी लेकर वो कहीं जाने का प्रोग्राम कर रहा था जब न चाहते हुए भी मेहरीन उसके कमरे में आई। सुनो, घर की ग्रोसरी खत्म हो गई है, लेने जाना है। सपाट अंदाज था उसका। ले आओ पास वाले मार्ट से उसने चंद हजार के नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और बेतासर लहजे में कहा तो उसने भनवें चढ़ाए। मैं क्यों जाऊं? ये मर्दों का काम है। वो जतलाने वाले अंदाज में बोली तो उसने पलटकर मसनूई हैरत से उसे देखा। आवो वाकई? मर्दों के काम तो और भी बहुत से होते हैं, वो सब भी करूं क्या? इसके अंदाज पर महरीन ने बेसाख्ता इधर इधर देखा। तुम जा तो रहे हो, बाहर से ले आना खुद ही। मैं इतनी फारिग नहीं हूं कि सामान भी लाऊं और खाना भी बनाऊं, महरीन ने अकड़ कर कहा। खाना बनाने की क्या जरूरत है और ग्रोसरी की भी क्या जरूरत, क्योंकि तुम अकेली एक बंदे के लिए इतना सामान मंगवाकर क्या करोगी? तुम यूं करो, खाना ऑर्डर कर लो। मैं वैसे भी आजकल बाहर ही खाना खाता हूं। हटो, अब मुझे जाना है। वो आम से
लहजे में कहते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ तो मेहरीन ने खुद पर ढेरों जब्त किया और उसके रास्ते से हट गई। जब वो वहां से चला गया तो वो बेसाख्ता उसके कमरे की तलाशी लेने लगी तो उसे साइड दराज में शायान और नबीहा की मंगनी का फोटो फ्रेम नजर आया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, मगर तभी उसे महसूस हुआ जैसे दाखिली दरवाजा खुलकर बंद हुआ हो। वो तेजी से उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ आई, तभी देखा वो वापस आ रहा था। शायद वो कुछ भूल गया था। महरीन ने चूर नजरों से उसके कमरे में झांका। उसने देखा वो अपने वार्डरोब से कोई सरख रंग का बक्स निकाल रहा था जो गिफ्ट पेपर में पैक था। इस बक्स को देखकर शायान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आने लगी। वो देखेगी तो यकीनन उसे पसंद आएगा। वो ज़ेर लब कहते हुए कमरे से बाहर आया और इसी लम्हे वो एकदम अपने कमरे के अंदर हो गई। वो आहट महसूस कर चुका था, मगर वो अनजान बनता हुआ बाहर चला गया। पीछे वो सरख भभूका चेहरा लिए बंद दरवाजे को देखती रह गई। हम साबिका मंगेतर के लिए गिफ्ट लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे। वो तलमलाती हुई किचन में घुस गई थी। रात के पहर उसकी आंख खुली तो खुद को सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा पाया। वो उठकर कमरे में जाने लगी, तभी उसे शायान के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। दरवाजा खुला था। उसने मोबाइल में देखा तो 3:30 हो रहे थे। उसके कमरे में आई तो वो वहां नहीं था, मगर बाथरूम से शावर का पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो अभी आया होगा। वो रात तक उसके साथ बाहर होगा। अब फुर्सत मिली उसे घर आने की। वो जैसे ही सिर झटकते पलटकर जाने लगी। इसकी नज़र सोफे पर पड़ी शायान की शर्ट पर गई, जिस पर सरख लिपस्टिक का निशान बना हुआ था। उसके कदम वहीं जंजीर हो गए। वो हैरान सी उसकी शर्ट को थामे देखे जा रही थी। आखिर उसका शौहर क्या कर रहा था? वो कहाँ से आ रहा था और क्या करके आ रहा था? वो किसके साथ था? वो तो नबीहा से मिलने गया था ना? तो क्या वो इसके साथ ताल्लुक में था अभी भी? क्या वो इसके साथ फिजिकल हो रहा था? ये सोच उसे अंदर तक हिला रही थी। जैसे ही शावर की आवाज बंद हुई, मेहरीन फौरन उसकी शर्ट वापस सोफे पर फेंकी और अपने कमरे में आ गई। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। इसे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। नबीहा और शायान के ताल्लुक का सोचकर ही इसका खून खोल रहा था। वो सारी रात यूं ही टेंशन में जागती रही। अगली सुबह, तुम ठीक हो? मेहरीन सपाट अंदाज में पूछने लगी। शायान ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा बार बार खुद ही अपना सिर दबा रहा था। आंखें मुसलसल सरख हो रही थीं। वो बार बार बेचैन होकर पहलू बदल रहा था। शायान ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर हाँ में हिलाते हुए वापस किनपट्टी सहलाने लगा। चाय बना दो, सर ज्यादा दर्द है आज। पहली बार उसे शायान की इतनी फिक्र हुई थी। नहीं, मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। वो नफी में सर हिलाते हुए जैसे ही खड़े होने लगा, इसकी नाक से खून बहने लगा और अचानक ही वो लड़खड़ाते हुए काउच पर गिर गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मेहरीन के जिस्म से तो जान ही निकल गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक अस्पताल में थे। डॉक्टर ने बताया कि उसका बीपी शॉट कर गया है। अगर थोड़ी देर भी मजीद लेट होते तो दिमाग की नस फट सकती थी। मेहरीन उसे दुआ देकर कमरे में जा रही, जब शायान ने उसे पुकारा। मुझे कुछ बात करनी है, वो वह मुश्किल बोल पाया। आराम करो शायान, हम कल बात करेंगे। वो उसे समझाने लगी, मगर वो नहीं सुन रहा था। वो सिर झुकाए बता रहा था, मेरी जाब मसला कर रही है। हो सकता है मुझे वापस अपनी पुरानी जाब के लिए मुल्क से वापस जाना पड़े। वो मजीद अपनी चंद परेशानियां डिस्कस कर रहा था और वो सुन रही थी। तुम परेशान मत हो, हालात जैसे भी हुए हम मिलकर हल कर लें। गे मेहरीन ने सादगी से कहा तो शायान ने चौंक कर उसे देखा। मैंने पहले भी इसलिए जाब का कहा था ताकि तुम्हारा हाथ बटा सकूं, मगर तुमने सोचा शायद मैं आज़ादी चाहती हूं। ठीक है, मैं उस रिश्ते को कबूल करने के हक में नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी जाब के इश्यूज के बारे में बहुत पहले से पता चल गया था। वो अब बहुत धीमे लहजे में कह रही थी और वो सुन रहा था। चाहे कितनी ही दूरियां थीं उनके दरमियान, मगर इन दोनों ने इन 2 महीनों में मिलकर घर को घर बनाया था। वो दोनों ही जॉब कर रहे थे। जहां शायान का डाउनफॉल चल रहा था, वहीं मेहरीन की अच्छी सैलरी ने सब कूर कर लिया। वो अब एक दूसरे से नॉर्मल अंदाज में पेश आते। अलबत्ता मेहरीन अक्सर ही उसके लेट कर आने पर परेशान हो जाती। बहुत दफा उसके मना तक नबीहा के मुताल्लिक सवाल आया, मगर उसने कभी नहीं पूछा। अलबत्ता वो अक्सर ही उसके चंद काम खुद किया करती थी।
जैसे कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, उसके लिए खाना बनाना, साथ खाना खाना, कोई मसला हो तो उससे डिस्कस करना। इन 2 महीनों में वो काफी हद तक उसके साथ ठीक हो गई थी, मगर तभी एक रात अचानक नबीहा की कॉल आई। उसने रात के वक्त शायान को बुलाया और वो चला भी गया। उसकी बातें सुन चुकी थी, तभी उसे मजीद गुस्सा चढ़ गया। वो रात तक जागी, तभी 3:30 बजे वो वापस घर आया। तेज बारिश हो रही थी, वो भीग चुका था। जब वो घर आता तो वो बाजू लपेटे उसे गुस्से से देख रही थी। तुम अब तक जाग रही हो? खैरियत? वो सवाल करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी महरीन उसके पीछे आई। कहाँ से आ रहे हो तुम? उसके लहजे में कुछ था। शायान ने पलट कर उसे देखा। नबीहा के घर गया था। काम था कुछ। काम था या उस दिन की तरह तुम्हारी शर्ट पर लप उस्टक के निशान बनाने थे? उसने वो दृष्टि से बोली, क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? वो उसे अचनभे से देखने लगा। पागल में हो गई हूं। हाँ, मैं पागल हो गई हूं। तुम खुद को नहीं देख रहे कि तुम क्या करते फिर रहे हो? तुम अपनी एक्स मंगेतर से रोजाना मिलने जाते थे, दोनों हर दफा खाना बाहर खाते थे, और इस रात तुम्हारी शर्ट पर लिप उस्टुक का निशान था। वो क्या था? हाँ, बोलो। तुम शादीशुदा होकर ये सब कर रहे हो। वो चीखी तो वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम्हें ये सब पूछने से पहले खुद को देखना चाहिए कि तुम खुद कितनी तकलीफ दे चुकी हो मुझे। बाई दीवे, इससे बार बार मिलना मेरी मजबूरी थी। वो मेरे एक दोस्त को पसंद करती थी, मेरा दोस्त भी उसे। तभी उन दोनों का मामला फुट करने के लिए मैं उनसे मिलता था, और अभी उसने इसलिए बुलाया था क्योंकि उसके घर वालों को मेरे दोस्त का पता चल गया और वो मुझसे जानना चाहते थे वो कैसा है कैसा नहीं। खैर, तुम बताओ, तुम क्या कर रही थी कि मैं शादीशुदा हूं? सीरियसली? मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो तंज करने लगा, जबकि उसकी सफाई पर महरीन को यकीन तो आ ही गया था, मगर फिर भी जबरदस्ती गुस्सा दिखाने लगी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बातों का यकीन होगा? तुम यकीन कर चुकी हो। बाई दी वे, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? वो प्रस्कोन अंदाज में बोला। बीवी हूं तुम्हारी? वो बहुत धीरे से बोली। वो अब मजीद नहीं भागना चाहती थी। ये तब नहीं सोचा जब तुम मुझे तकलीफ दे रही थीं। तुमने इतने वक्त मुझे खुद से दौर रखा। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। मुझे नबीहा नहीं पसंद। वो अब भीगी आंखें लिए कह रही थी, जबकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम नहीं जानती जो वो जानती है। वो अब जुमानी अंदाज में बोला, तो उसने हैरत से उसे देखा। मतलब? तुम्हारा सीढ़ियों से गिरना या आकिब का तुम्हारे कमरे? मैं आना खुद से नहीं था। ये सब उम्मी ने किया था। तुम्हारा मस्कीर जो उनकी वजह से हुआ। आकिब ने तुम्हारे किरदार पर दाग लगाना चाहा उन्हीं के कहने पर। और जब नबीहा को ये सारी बातें पता चलीं, तो उसने सबसे पहले मुझे ये सब बताया। मैंने यकीन नहीं किया, मगर उसने बहुत होशियारी से अम्मी के मुना से ये सब अगलवा कर मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो अब बता रहा था और वो हैरान थी। आंसू कितार उसकी आंखों से बह रहे थे। चंद मिनट वो यूं ही खड़ी रही, फिर अपने कमरे में चली गई। शायान ने गहरी सांस ली, यानी उसे मजीद वक्त चाहिए था, मगर वो थोड़ी देर बाद वापस आई। तुम और मैं एक कमरे में रह सकते हैं। अपना सामान शिफ्ट कर लो। मैं जावीद की हर चीज हटा चुकी हूं। वो सादगी से कहकर चली गई, जबकि शायान गहरा मुस्कुराया। बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ। जब वो उसके और अपने मुश्तरका कमरे में आया तो देखा वो दूसरी जानिब मना किए सो रही थी। वो गहरा मुस्कुराया। चलो, थोड़ी, बहुत ही सही, मगर उसे जगह मिल चुकी थी। सुबह उठा तो उसके कपड़े इस्त्री हुए हुए थे। नाश्ता भी रेडी था। वो आफस के लिए तैयार हो रही थी और वो उस से नजरें कम ही मिला रही थी। सुनो, शाम में बाहर डिनर करें? उसने यूं ही पूछा तो महरीन ने एकदम उसे देखा। शायान को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ तो वो वापस मुड़ गया। मुझे 8 बजे लेने आ जाना, आफस से वापसी पर चलेंगे। वो अपनी बात कहकर रखी नहीं, कमरे से निकल गई। पीछे वो हैरान सा दरवाजे को देख रहा था, जहां से वो अभी गई थी। शाम को वो साथ डिनर पर गए। बस मामूल की बातें हुईं।
तभी शायान ने बातों के दरमियान अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो वो एकदम चौंकी और धड़कते दिल के साथ उसके हाथ को देखने लगी। शायान अब उसका हाथ हल्के हल्के सहला रहा था और महरीन को अपनी सांसों का तनफ्फुस तेज होता महसूस हो रहा था। घर घर चलते हैं, देर हो रही है। वो एकदम उठकर बाहर की तरफ चली गई तो वो भी बल देता हुआ बाहर आया। वो घर पहुंचकर अपने आप को मसरूफ जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। कभी बेवजह वार्डरोब सेट करने बैठ जाती, कभी किचन चली जाती, कभी मोबाइल पर मसरूफ हो जाती, मगर शायान उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। वो नरूस थी। हाँ बोलो नबीहा, क्या? मगर क्यों? उसने तुम्हें छोड़ दिया? वो भी अचानक बना कुछ बताए? चलो रखो, प्लीज रो मत, मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं, मैं सविया नहीं था, रखो, आता हूं मैं। अच्छा सुनो तो मेरी जान, प्लीज रो मत, वो फोन पर कह रहा था और महरीन का गुस्से से दिमाग खराब हो रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो तेज लहजे में बोली, जो बाल बनाते हुए बाहर निकलने का इरादा कर रहा था। यार, नबीहा और हारिस का ब्रेकअप हो गया। वो बहुत रो रही है, बिल्कुल अकेले घर में। उसे सहारे की जरूरत है। चलो मैं आता हूं थोड़ी देर तक। वो जैसे ही बाहर जाने लगा, महरीन ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। खबरदार, जब ने एक भी कदम बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर जाना है तो तलाक देकर जाओ मुझे। वो इतनी अचानक बोली कि वो उसे देखता रह गया। तुम तलाक मांग रही हो? वो भी इतनी सी बात पर? वो गुस्से से कहने लगा, ये मेरा हक है। वो भरम से बोली, ऐसे तो मेरे भी कुछ हुकूक हैं जो तुम मुझे पूरे करने नहीं दे रही हो। तो क्या मतलब फिर? जबरदस्ती में अपना हक लूं? हाँ? वो एकदम करीब आकर बोला तो महरीन गड़बड़ाकर पीछे हुई। तुम मुझे जज कर रहे हो? उसकी आवाज कपकपा रही थी। मुझे मेरा हक दो, मैं कभी किसी और के पास नहीं जाऊंगा। इसे बस्तर पर बैठाते हुए धीरे धीरे इसकी तरफ झुकता चला गया और वो उसे रोक भी नहीं पाई। शायान ने उसके लबों को अपने लबों में ले लिया, मगर वो बिल्कुल भी उसे दूर न कर पाई। उसे डर था कि उसने अगर शायान को रोका तो वो चला जाएगा, और यूं ही वो पूरी रात उसकी बाहों में झूमती रही। थिक हार कर जब दोनों बस्तर पर लेट गए तो शायान ने मुस्कुराते उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। मेरी करबत में सुकून मिला तुम्हें? वो पूछने लगा तो वो मुस्कुराई। बहुत। खैर, मैंने झूठ कहा था, कोई काल वाल नहीं आई मुझे। मैं तो बस तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाह रहा था कि तुम्हें जीलिसी होती है ना? पहले तो उसकी बात पर उसे हक्का बका देखती रही, फिर मुस्कुराकर नजरें चरा गई। बीवी हूं तुम्हारी, नहीं होनी चाहिए क्या? और उसकी सादगी पर वो दिल जान से फदा हो गया। वो फिर से इस पर झुक गया। वो यकीनन उसे हर रात यूं ही जगाने का इरादा रखता था। चंद माह बाद वो हामिला थी। इस दौरान रुकैया बेगम ने कई दफा उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर शायान ने उसे नहीं भेजा। रुकैया बेगम बहुत बीमार पड़ चुकी थीं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और अब वो अपनी गलती की मुआफी मांगना चाह रही थीं। इसी दौरान महरीन ने दिल बड़ा करके शायान को समझाकर रुकैया बेगम को मुआफ कर देने का कहा, और फिर वो दोनों मुल्क से बाहर चले गए थे। कुछ ही महीनों में उन्हें अल्लाह ने बेटी से नवाजा था। आवा, फरवा, कितना तंग करती हो मामा को तुम, हाँ? वो उसके कपड़े बदलते हुए कह रही थी। वो थक जाती थी अक्सर उसके काम करते करते। क्या कर दिया अब मेरी शहजादी ने? शायान ने उसके गाल खींचते हुए कहा तो उसने खफगी से उसे देखा। ये आपकी शहजादी बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई, आप पर गई है। पूरी पूरी रात जगाती है मुझे, सारा दिन तंग करती है, नींद भी पूरी नहीं होती मेरी। वो मना पिसूरे कह रही थी। आवा, तुम तो थक जाती होगी ना, अकेले संभालते संभालते। वो फिक्रमंदी से बोला तो उसने बच्चों की तरह मुना बसूर कर इस बात में सर हलाया। मैं सोच रहा हूं दूसरी बीवी ले आऊं, फिर तुम दोनों मिलकर उसे संभाल लेना, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। वो बोलते उठ खड़ा हुआ और महरीन मना खोले हका बका उसे देखती रह गई। फिर कशण उठाकर उसका निशाना बनाया, मगर वो कहकहा लगाते हुए भाग चुका था। उसके जाने के बाद वो खुद भी बेसख्ता मुस्कुरा दी।